हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। इसके पहले वाले वीडियो में अच्छी स्थिति की डिस्कशन हो गया है, लेकिन इस वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना सीखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिगत, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर माइनस क्यू और बी पर प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी 2l है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट P पर धनात्मक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। अब यहाँ देखिए, धनात्मक परीक्षण आवेश रखा है तो माइनस क्यू के कारण आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि माइनस प्लस आकर्षण अंदर की तरफ, मतलब ये इसकी दिशा E1 अंदर की तरफ होगी। यहाँ प्लस है और यहाँ धनात्मक परीक्षण आवेश है, प्लस प्लस प्रतिकर्षण बाहर की तरफ E2। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E2 की दिशा इसके अनुदिश है और E1 की दिशा इस दिशा में है। ठीक है, ये दूरी यहाँ से यहाँ L है। क्योंकि ये मध्य बिंदु है, हमने बीच की दूरी 2l लिया था तो उसका आधा L है। यहाँ से यहाँ L, यहाँ से यहाँ की दूरी r है। पाइथागोरस प्रमेय से अगर यहाँ से यहाँ a और p की दूरी हम निकालें तो हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वहां से निकालेंगे तो यहाँ से आएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर ये कोण थीटा है, ध्यान से देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ दूसरा त्रिभुज है, उसमें भी ये एंगल थीटा होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ की भुजा बराबर है और ये भुजा भी बराबर है। यहाँ से ये भी भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, और ये 90 ये 90। इसका मतलब ये क्या है, ये सर्वांगसम त्रिभुज है और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। अब यहाँ देखिए, E2 इस दिशा में, E1 इस दिशा में। अगर हम सदिशों का वियोजन करें, सदिशों का लंब कोणिक वियोजन करें, तो ध्यान से देखिए, हमने बताया था कि जब हम एंगल की दिशा में चलते हैं तो वहाँ कॉस आता है। एंगल की दिशा में चलते हैं अर्थात EX करेंगे तो E कॉस थीटा आएगा, और अगर Y दिशा में चलते हैं अर्थात एंगल से दूर वाली दिशा में चलते हैं तो साइन आता है, E साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए, अब अगर हम इस दिशा में चल रहे हैं, एंगल ये ऐसे बना है। क्यों, देखिए, ये एंगल बराबर ये एंगल कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा हैं और ये एक तिर्यक रेखा है। तो दो समांतर रेखा को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण और बराबर ये कोण एकांतर कोण है। ये थीटा हो गया। अब E1 को हम थीटा के अनुदिश तोड़ रहे हैं तो E1 cos थीटा। ठीक है, E1 को हम थीटा के अनुदिश तोड़ रहे हैं, इसलिए E1 cos थीटा। अब और यहाँ E1 को अगर हम ब्रेक करें थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में तो E1 sin थीटा, ये लिखा है E1 sin थीटा। ऐसे ही यहां से ये एंगल थीटा होगा। क्यों, सेम रीजन। यहां से देखिए, यहाँ पे एंगल और ये समांतर है, ये दोनों समांतर है और ये संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं अर्थात थीटा, ये भी थीटा होगा। अब इस E2 को अगर हम थीटा के डायरेक्शन में तोड़ते हैं, मतलब उसी के अनुदिश, तो E2 cos थीटा आएगा, उसके अपोजिट तोड़ेंगे तो E2 sin थीटा। इस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र का लंब कोणिक वियोजन करने पर देखते हैं कि E1 cos थीटा E2 cos थीटा की दिशा एक ही है, अर्थात इनका परिणामी अगर निकालेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दिशा समान है। और E2 sin थीटा E1 sin थीटा की दिशा विपरीत है। जब इसका हम निकालेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब E1 E2 का परिमाण बराबर है। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी Q का परिमाण और यहाँ पर भी Q का परिमाण सेम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ से यहाँ की दूरी भी सेम होगी क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी L है और यहाँ से यहाँ की भी दूरी R है। यहाँ से अगर निकालेंगे तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा, अर्थात आवेश का परिमाण बराबर और डिस्टेंस बराबर है। इसलिए क्या होगा, E1 और E2 का परिमाण बराबर होगा। जब परिमाण बराबर होगा तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और परिणामी यहाँ पर क्या आएगा, केवल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर बिंदु
P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा दोनों में है, हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आएगा E इक्वल टू E1 प्लस E2 और यहाँ से आएगा cos थीटा, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, E1 E2 और cos थीटा। तो यहाँ से ध्यान देंगे हमें वैल्यू चाहिए cos थीटा की और दूसरी E1 और E2 की वैल्यू। तो सबसे पहले हम E1 E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ध्यान से देखो, E1 किसके लिए है, माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है। तो उसी तरीके से हम माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। वो कितना आएगा, E1 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मतलब अंडर रूट रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका क्या रहेगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर रहने से क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है। यहाँ से E1 की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E1 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसी तरह अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, यहां से निकालेंगे E2 बराबर कितना आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे, दूरी हमें पता है, आवेश पता है, यानी E2 इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, क्या है हमारा, आर की जगह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों, सेम प्रोसेस है, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यह इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से देखने पर पता चल रहा है कि E1 E2 क्या है, बराबर है। तो अब समीकरण 2 तथा 3 से 1 में E1 और E2 का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से, ठीक है। क्या आएगा, E बराबर, बहुत सिंपल है, आसान डेरिवेशन है, E1 प्लस E2। ध्यान से देखिए, E1 प्लस E2 दोनों क्या हैं, परिमाण में बराबर हैं, अर्थात हम डायरेक्ट लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसके साथ क्या रहेगा, प्लस, फिर से E2 की जगह वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके साथ cos थीटा भी है, तो यहाँ क्या आएगा, cos थीटा है। ये दोनों वैल्यू सेम है, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो देखो क्या आता है,
इक्वल टू आएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 2/4πε0। यहाँ क्या आएगा, Q/r² प्लस L² और साथ में रहेगा cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। समीकरण नंबर 4 ये आया। हमें अब केवल cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से समकोण त्रिभुज देखिए AOP, समकोण त्रिभुज AOP में अगर यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालें, क्या आएगा, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। याद रखिए आधार कितना है, L है, कर्ण कितना है, √r² प्लस L²। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOP में cos थीटा इक्वल टू आएगा L/√r² प्लस L²। ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं समीकरण 4 से। अब यहाँ देखेंगे समीकरण 4 से क्या आएगा, E बराबर आया 2/4πε0 Q/r² प्लस L² और मल्टीप्लाई क्या है, cos थीटा। cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, L/r² प्लस L² अंडर रूट। ये हमें पता है अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, पावर 1/2। तो ध्यान से देखो E बराबर आया, अब यहां से देखो Q2L लिख सकते हैं इसको हम 1/4πε0 और यहाँ Q2L एक साथ लिखेंगे Q इंटू 2L और ये आया r² प्लस L² और मल्टीप्लाई r² प्लस L² पावर हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर रूट में है, इसलिए 1/2 पावर। अब ये पावर 1, ये पावर 1/2। अगर आधार सेम होता है तो क्या होता है, घाते जुड़ जाती हैं, मतलब 1 में 1/2 जोड़ दो, 1 में अगर 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। सिंपल है, यहां से आएगा इक्वल टू, अब यहां से ध्यान दो Q2L क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया गया था, Q2L की वैल्यू होती है द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर अर्थात P के बराबर, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4πε0 और ये हो जाएगा P। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये P हो जाएगा। और यहाँ आएगा r² प्लस L² और यहाँ भी है वही, यानी r² प्लस L² पावर हो जाएगा इसका 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। ठीक है, कितना आया, इक्वल टू है 1/4πε0। Q2L की जगह हमने लिखा है P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, इसको ऐड कर देंगे तो पावर 3/2 आएगा। ठीक है, अब हमें पता है L की वैल्यू R की तुलना में बहुत ही कम है। यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R, पिछला कॉन्सेप्ट फिर से क्या होगा, L² की भी वैल्यू R² की तुलना में बहुत कम होगा, या फिर लिख सकते हैं R² प्लस L² ये लगभग R² के बराबर होगा। तो R² प्लस L² की जगह हम क्या लिखेंगे, R², मतलब यहाँ इसकी जगह R² रख देंगे, यहाँ से आएगा इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ है P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, और यहाँ इसकी जगह आएगा R²
पावर कितना है 3/2, पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, a की घात m पावर n मतलब a की घात m इंटू n होता है, तो 2 × 3/2 अर्थात 2 से 2 कट, यहाँ बचेगा r की घात 3, तो इक्वल टू आया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यूब, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। यही क्या है, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अच्छी स्थिति में ध्यान दीजिए यहाँ 2p आया था, निरक्षीय स्थिति में p आया है। यही सिंपल डेरिवेशन है, आप इसको आसानी से याद रखिए। धन्यवाद।